बड़ी खबर आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे भीलवाड़ा पहुंचने वाले हैं। किसान सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। डेयरी के नवीन संयंत्र का भी शिलान्यास किया जाना है। भीलवाड़ा में जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रवाना होने वाले हैं। गुलाबपुरा में विशाल किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाना है। मिशन 2023 को लेकर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पहला राजस्थान का दौरा होगा। इसे लेकर भीलवाड़ा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही समय में यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। कई सौगातें दी जानी है। स्कूटी वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और किसानों को साधने की भी कोशिश की जाएगी। राहुल कौशिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या तैयारियां इस वक्त, क्या माहौल वहां पर, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह? कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा जोश दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे और ये कार्यक्रम ही कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए किया जा रहा है, किसानों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। विशाल किसान सम्मेलन किया जा रहा है ताकि किसानों को से बात कर सके, उनसे बातचीत कर सके, उन्हें बता सके जो किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। वो भीलवाड़ा आ रहे हैं, गुलाबपुरा में आ रहे हैं। डेयरी संयंत्र का भी लोकार्पण है। कई विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण है। कांग्रेस में जोश दिख रहा है, लगातार लोगों का आना शुरू हो चुका है। बस जो 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचेंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पे स्कूटी वितरण भी किया जाएगा। दिव्यांगों को स्कूटी वितरण किया जाएगा और जो लाभार्थी हैं महंगाई राहत कैंप के, जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थी है, उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पलक पावड़े बिछा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो एक संजीवनी बूटी भी काम भी करेगी। कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उनमें जोश भरा जाएगा और किसानों को कहीं ना कहीं कांग्रेस साधने का पूरा प्रयास इस सम्मेलन के द्वारा करेगी। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सभा होगी और लगभग 80 से 1 लाख लोगों का आने की संभावना है, क्योंकि पूरी भीलवाड़ा जिले के आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसमें जुड़ चुके हैं। क्योंकि पूरी कैबिनेट यहाँ पे लगी हुई है, बड़े नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लगातार मौका मुआवना भी किया गया था। कल प्रदेश प्रभारी रंधावा खुद गुलाबपुरा में जहाँ पे सभा चले वहां पे थे। तो कहीं ना कहीं ये सभा, किसान सम्मेलन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। बिल्कुल राहुल, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आप कह रहे हैं कि भीड़ काफी संख्या में वहां पर जुट चुकी है और अभी और ज्यादा भीड़ जुटने की भी उम्मीद है। राहुल, आपने बताया कि किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी, और कौन कौन से खास समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी आज कांग्रेस की ओर से? आज संभावना सबसे ये बात सामने आ रही है कि किसान उनको साधने की कोशिश की जाएगी, पशुपालकों को साधने की कोशिश की जाएगी। कामधेनु बीमा स्कीम योजना है, सबसे बड़ी बात है, उसकी लॉन्चिंग की जाएगी ताकि किसानों को, पशुपालकों को राहत पहुंचा सके। और भी कई घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं और भी घोषणाएं यहाँ जो किसान पहुंचेंगे उनको रहेगा, कार्यकर्ता है उनको रहेगा और वो इंतजार कर भी रहे हैं कि कब सभा शुरू हो, कोई ना कोई घोषणा सामने आए और किसानों के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में बात की जाए। ठीक है राहुल, तो कार्यकर्ताओं के हित में और लोगों के हित में आज बात की जाएगी। जब वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे तो सुनना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं वो। आगामी 21 तारीख तक इन यात्राओं का संचालन करेंगे और उसके बाद 25 तारीख को दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में लाखों लोगों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें इन चारों यात्राओं का औपचारिक समावेश या समारोह होगा। मित्रों, जिस तरह से, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा,
राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहाँ कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पनपे। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी, रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और कर्माबाई के खिचड़े से थी, उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस तरह का अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज प्रतिदिन 17 से लेकर के 19 एवरेज रेप के मुकदमे राजस्थान में होते हैं। लेकिन सरकार और सरकार के मुखिया इन विषयों को लेकर के जिस तरह के फौरी बयान देते हैं, कभी ये कि क्योंकि मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा 56% मुकदमे फेक होते हैं। पहला स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में दिया था। फिर दूसरा, दिल्ली जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में ये मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के इन मुकदमों के पीछे घर परिवार के लोगों का, नाते रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक फौरी तौर पर मुकदमा जो है बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में मुकदमे ज़्यादा होते हैं इसलिए हैं कि हम ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर करते हैं। और बाद में उनके मंत्रियों ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के शौर्य का अपमान करते हुए कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। ठीक इसी तरह से दलितों पर जिस तरह का अत्याचार राजस्थान में पिछले 4.25 साल में हुआ, अभी हाल ही में कुचामन में जिस तरह। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को जमकर घेरा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों के धरने की शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों से पुलिस की समझाइश जारी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा हुआ है। देर रात से ही लगातार आंदोलनकारियों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस कर्मचारी ने अभी तक खाली नहीं किया है रास्ता। जेएलएन मार्ग जहां पर बिना अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी को लेकर देर रात से समझाइश की जा रही कि रास्ते को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बिना अनुमति के आंदोलनकारी जेएलएन मार्ग को जाम कर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें हटाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। शहीद स्मारक पर आंदोलनकारी को धरने की अस्थायी मंजूरी दी गई है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो यहीं पर डटे हुए हैं। अब इन्हें यहां से हटाने की कवायतें की जा रही हैं, शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या तैयारियां वहां पर शिफ्टिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जेएलएन मार्ग तो शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है और इसी पर स्थित है एसएमएस मेडिकल कॉलेज। इसके बाहर की 108 के जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं। इनके साथ में 104 जो टोल फ्री है, जननी एक्सप्रेस, उसके भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने में हैं। ड्राइवर और नर्सेज की जो ये हड़ताल है वो 5वां दिन होने जा रहा है। अभी बेनतीजा रही है, वार्ता का फल नहीं निकल पाया है और जो कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि संविदा कैडर उन्हें दिया जाए। इसी मांग को लेकर के वे अपना आंदोलन पहले भी चला रहे थे और इस बार इन्होंने यहाँ पर धरना देकर के चलाया है। तो ऐसे में पुलिस लगातार इनसे समझाइश कर रही है कि आप जेएलएन मार्ग जो है वो खाली कर दीजिए। शहीद स्मारक पर जहाँ पर की धरना प्रदर्शन होते हैं जयपुर में, वहां पर आप पहुंच जाएं और वहां पर अपनी जो भी आंदोलन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से जो चिकित्सा विभाग है, उन्होंने तमाम जो बाकी एम्बुलेंस हैं उनको 108 104 से कनेक्ट कर दिया है। ये कहा है लोगों को कि वे किसी तरह से सफर नहीं करें और 108 पर आप फोन करें। आपको जो है एम्बुलेंस की अगर आवश्यकता है तो ऐसे समय में आपको एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। बाकी जो वैकल्पिक इंतजाम है उनका दावा एसीएस ने किया है। ये बात, जो एम्बुलेंस व्यवस्था पूरे जिलों में प्रभावित रही है उसके वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कल भी हम अस्पतालों में देख रहे थे कि निजी वाहनों से, टैक्सी के जरिए जो मरीज हैं उनको लाया जा रहा था। अभी तक जो हड़ताल है उसका एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एक मांग पर अड़ी है और वही मांग एम्बुलेंस कर्मी जो है वो दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि संविदा कैडर में शामिल कर दिया जाए
ताकि उनका जो वेतनमान है वो बहुत न्यूनतम है और उसे बढ़ाया जा सके और उसे एक उनके जीवन यापन के लिए जो जरूरी है उतना पारिश्रमिक जो है उनको मिल सके। इस तरह की मांग को लेकर के अभी उनकी यहाँ पर जो है बातचीत आज फिर उम्मीद की जा रही कि होने वाली है और संभवतः उसमें कोई निष्कर्ष निकले। लेकिन इससे पहले धरने की शिफ्टिंग की जो बात है बिल्कुल महेश, उम्मीद की जानी चाहिए कि क्योंकि उनकी मांग है कि संविदा कैडर में शामिल किया जाए, जल्द से जल्द उनकी मांगों पर सहमति बन सके। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से